जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के बारे में। इसी के साथ स्कंदगुप्त के समय हूणों जो कि विदेशी या कहे कि मध्य एशिया से भारत के अंदर आक्रमण करते हैं, उस आक्रमण को देखेंगे। फिर इसके बाद में कि जो गुप्तों के प्रवर्ती शासक यानी कुछ शासक और हुए उनके बारे में मुख्य रूप से हम देखेंगे हूणों का आक्रमण और स्कंदगुप्त के बारे में। यह हमारी प्राचीन भारतीय इतिहास सीरीज नंबर 79 है। इसी के साथ गुप्त साम्राज्य पर पार्ट नंबर 5 है। पहले के पार्टों में हमने अलग शासकों के बारे में बात किया था। इसके बारे में गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये प्राचीन भारत के इतिहास सीरीज, इसके अंदर हम प्रत्येक टॉपिकों को लेकर चल रहे हैं। सबसे प्रत्येक टॉपिक मतलब पूरे कंप्लीट। इसी के साथ देखिए स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक होता है। या कि गुप्तों में जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, जो कि ये प्रसिद्ध शासक होते हैं। अब इन्हीं का जैसा एक शासक जो कि ये स्कंदगुप्त होता है। स्कंदगुप्त के बाद में गुप्तों के अंदर कोई प्रसिद्ध या कहें कि योग्य शासक नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुप्तों के अंदर अंतिम योग्य शासक, या कहें कि गुप्तों के अंदर अंतिम शक्तिशाली शासक, या कहें कि गुप्तों का अंतिम महान शासक जो कि स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त जो कि स्कंदगुप्त का शासन जो कि 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक रहता है। यानी कि जो कि स्कंदगुप्त का शासन 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक रहता है। तो इसके बाद में जो स्कंदगुप्त है, इस गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने अनेक उपाधियां धारण की थी। अब उपाधियां धारण की थी, इन उपाधियों से प्रतीत होता है कि ये उस समय का शक्तिशाली शासक था। तो इसके अंदर इनकी जो उपाधियां हैं, तो स्कंदगुप्त ने एक तो कर्मादित्य की उपाधि धारण कर रखी थी। स्कंदगुप्त ने, ये एक महत्वपूर्ण उपाधि है इनकी। इसी के साथ स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण कर रखी थी। स्कंदगुप्त जो कि विक्रमादित्य की उपाधि भी स्कंदगुप्त ने धारण कर रखी थी। इसी के साथ शको यानी कि शकों का दुश्मन जो कि स्कंदगुप्त ने जो शको की उपाधि भी धारण कर रखी थी। इसी के साथ जो ये स्कंदगुप्त ने परम भागवत की उपाधि भी धारण कर रखी थी। यानी कि इससे यह प्रतीत होता है कि यह वैष्णव धर्म को मानने वाला था, तभी तो इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसी के साथ स्कंदगुप्त ने देश रक्षक की उपाधि धारण कर रखी थी। यानी कि अपने साम्राज्य की रक्षा करने वाला रक्षक की उपाधि भी, देश रक्षक की उपाधि भी स्कंदगुप्त ने धारण कर रखी थी। अब जे स्कंदगुप्त का शासन चल रहा था मजे से, लेकिन क्या होता है कि उस समय मध्य एशिया के अंदर एक जो कि जाति थी जिसका हमने कहा हूण है ना। ये हूण जो कि इस स्कंदगुप्त के समय जो सबसे प्रमुख आक्रमण हुआ, या कहें कि स्कंदगुप्त का सबसे प्रमुख जो युद्ध था वो हूणों के साथ युद्ध था। अब जो ये हूण है, इन हूणों के बारे में देखें तो ये हूण है ना जो कि मध्य एशिया है। यानी कि मध्य एशिया की अफगानिस्तान के पश्चिमी इलाका, या कहेंगे जो मध्य एशिया है। इस मध्य एशिया के अंदर एक जाति हुआ करती थी। वो एक बर्बर जाति थी। बर्बर या कहें कि असभ्य। इनका काम ही मारकाट करना था। जो मिले उसको मार देता था, जो मिले उसको ये खा जाते थे, जो मिलता उसको मार देते थे। या कहें कि ये जो हूण थे, ये हूण एक बर्बर जाति थी, मध्य एशिया की एक बर्बर या कहें कि एक असभ्य जाति थी, मध्य एशिया की एक असभ्य जाति थी। लेकिन जिस समय स्कंदगुप्त जो भारत पर शासन कर रहे थे, स्कंदगुप्त या कहें कि गुप्त साम्राज्य पर स्कंदगुप्त शासन कर रहे थे। अब इस समय क्या होता है, इस समय जो ये हूण थे,
जो ये हूण थे, मध्य एशिया की हूण है, ये मध्य एशिया के हूण भारत पर आक्रमण करते हैं। भारत पर आक्रमण करते हैं, भारत पर ये आक्रमण करते हैं, तो आक्रमण करते समय या कहें कि हूणों का जो प्रमुख नेता था, हूणों का जो प्रमुख नेता था वह सुसनेवाज था। हूणों का प्रमुख नेता या कहें कि हूणों का प्रथम लीडरशिप, हूणों की प्रथम लीडरशिप करने वाला या कहें कि हूणों का नेता जो कि सुसनेवाज था। अब क्या होता है कि ये हूण है ना, जो कि भारत पर आक्रमण कर देते हैं। इस समय भारत पर जो कि गुप्त साम्राज्य जो स्कंदगुप्त का शासन था। अब इसकी जानकारी, इस जो युद्ध किया इस हूणों ने, बदले में यहां पर स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त ने इन हूणों को या कहें कि मध्य एशिया की इस बर्बर जाति को, गुप्त राजा स्कंदगुप्त ने इन हूणों को पराजित कर दिया या कहें कि हरा दिया। हराने के बाद में भी अलग अलग समय पर ये आक्रमण करते रहते हैं। इनके जो उत्तराधिकारी थे स्कंदगुप्त के, इनके समय भी हूणों का आक्रमण हुआ, लेकिन स्कंदगुप्त के समय पहली बार हूणों का भारत पर आक्रमण हुआ। अब इसकी हमको जानकारी कि हूणों ने भारत पर आक्रमण किया, इसकी हमको जानकारी मिलती है। वो प्रमुख दो अभिलेख हैं। दो अभिलेख कौन कौन से हैं? एक तो इस स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, साथ ही एक जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़, रुद्रदामन का जूनागढ़ अलग है, ये जो गुजरात है इसके अंदर एक और अभिलेख स्कंदगुप्त का है, इसके अंदर भीतरी अभिलेख। अब जो भीतरी अभिलेख है, इस भीतरी अभिलेख में हमको वर्णन मिलता है कि इस स्कंदगुप्त ने इन हूण शासकों को हराया था। जो भीतरी अभिलेख है, इस भीतरी अभिलेख में हमको स्कंदगुप्त की हूणों के खिलाफ जीत का उल्लेख मिलता है। इसी के साथ जो जूनागढ़ अभिलेख है, गुजरात के अंदर जूनागढ़ अभिलेख है, इस जूनागढ़ अभिलेख में हमको जानकारी मिलती है कि जो ये हूण थे और जो स्कंदगुप्त है, इन दोनों के मध्य जो युद्ध होता है, इस युद्ध का वर्णन हमको जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलता है। कहने का मतलब है भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख, इन दोनों अभिलेखों में हमको जो हूणों का या कहें कि हूण और स्कंदगुप्त के मध्य जो युद्ध होता है, उस युद्ध के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। अब इसके बाद में देखिए कि जो ये स्कंदगुप्त है, जो गुप्त शासक स्कंदगुप्त है, इस स्कंदगुप्त ने अपने कुछ अभिलेख भी लिखवाए या कहें कि अभिलेख भी बनवाए, यानी कि अपने बारे में लिखवाया या कहें कि अभिलेख पर लिखवाए, जिसके अंदर जो अभिलेख जो कि पत्थरों पर भी लिखाए गए, इसी के साथ जो कि ताम्र पत्रों पर भी लिखवाए गए। तो इसके प्रमुख स्कंदगुप्त के जो प्रमुख अभिलेख है, वो स्कंदगुप्त के प्रमुख अभिलेख एक तो जूनागढ़ अभिलेख है। अब जूनागढ़ अभिलेख एक तो रुद्रदामन का था, वो अलग था, लेकिन स्कंदगुप्त का ये भी जूनागढ़ अभिलेख है, जो कि स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है, ये भी हमको गुजरात में मिला है। जो कि इसके साथ स्कंदगुप्त का जो दूसरा अगला अभिलेख है, वो है भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख, ये भीतरी अभिलेख जो कि स्कंदगुप्त का है, ये भीतरी अभिलेख गाजीपुर में हमको मिला है। ये गाजीपुर जो आज का उत्तर प्रदेश राज्य है, इस उत्तर प्रदेश राज्य में स्थान है या कहेंगे जिला है गाजीपुर। इस गाजीपुर से हमको स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख मिला है। इसी के साथ स्कंदगुप्त का एक और अभिलेख था, जिसका नाम है कमोह अभिलेख। ये कमोह अभिलेख जो कि स्कंदगुप्त का है, ये कमोह अभिलेख हमको गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्थान है या कहेंगे जिला है, जिसका नाम है गोरखपुर। इस उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर से हमको स्कंदगुप्त का कमोह अभिलेख मिला है। इसी के साथ जो स्कंदगुप्त है ना, इस स्कंदगुप्त का हमको एक और अभिलेख मिला है, इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख। अभी इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख ने इंदौर जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, इंदौर है, लेकिन हमको जो ये इंदौर ताम्रपत्र जो अभिलेख मिला है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्थान है जिसका नाम बुलंदशहर। इस बुलंदशहर में हमको जो कि इंदौर ताम्रपत्र स्कंदगुप्त का मिला है। वैसे इंदौर तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन हमको जो इंदौर जो ताम्रपत्र मिला है, ये मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी समीप ही है, नजदीक ही है, बुंदेलशहर के अंदर। इसी के साथ हमको जो कि
स्कंदगुप्त का एक और अभिलेख मिला है जिसका नाम है सुपिया अभिलेख। सुपिया अभिलेख स्कंदगुप्त का हमको मिला है रीवा के अंदर हमको सुपिया अभिलेख स्कंदगुप्त का मिला है, जो कि रीवा, जो कि आज का जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के अंदर रीवा है। इसके साथ अब यहाँ पर हमको जो कि स्कंदगुप्त की ज्यादातर अभिलेख भी देखने को मिला, तो इसे कहीं ना कहीं प्रमाणित हो जाता है कि इसका शासन ही होगा। इसके साथ जो कि गुप्तों के बाद में, या कहें कि स्कंदगुप्त के बाद में जो शासक होते हैं, या कहेंगे गुप्तों के गुप्त परवर्ती शासक, जो कि ज्यादा योग्य नहीं होते हैं, या कहें कि ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते हैं, या कहें कि ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं, उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार अधिक नहीं किया, या कहें कि धीरे धीरे कमजोर शासक हो जाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे जो कि साम्राज्य पतन की ओर जाने लगता है। तो फिर इसके बाद में एक और जो कि शासक बनता है जिसका नाम है परमगुप्त। परमगुप्त के पिता कुमारगुप्त थे। कुमारगुप्त जो कि स्कंदगुप्त है ना, स्कंदगुप्त से पहले जो शासक थे वो कुमारगुप्त थे। गुप्तों के स्कंदगुप्त से पहले शासक कुमारगुप्त थे। तो ये परुगुप्त जो कि कुमारगुप्त का पुत्र था, इसी के साथ ही परुगुप्त की माता का नाम अनंत देवी था। साथ ही जो ये स्कंदगुप्त है ना, ये स्कंदगुप्त है, ये स्कंदगुप्त जो कि इस परमगुप्त का सौतेला भाई था। कहने का मतलब है कि ये स्कंदगुप्त और ये परमगुप्त, स्कंदगुप्त और परमगुप्त जो कि कुमारगुप्त का पुत्र थे, है ना। इसी के साथ फिर इस परमगुप्त के बाद में गुप्तों का शासक बनता है जिसका नाम है बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त इस परमगुप्त का पुत्र था। इसी के साथ इसकी माता थी महादेवी, और ये बुद्धगुप्त पहला गुप्त शासक था जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कहने का मतलब है बुद्धगुप्त जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये बौद्ध धर्म को मानने लग गया था, या कहेंगे इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसी के साथ देखें कि बुद्धगुप्त के बाद में बनता है नरसिंहगुप्त। बुद्धगुप्त के बाद में गुप्त वंश का शासक है नरसिंहगुप्त में बनता है। अब इस नरसिंहगुप्त एक थोड़ा इनकी तुलना में इनसे तो कम शक्तिशाली था, लेकिन इनकी तुलना में ये नरसिंहगुप्त जो कि शक्तिशाली शासक था। ऐसा हमें क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नरसिंहगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण कर रखी थी, जिससे प्रमाणित होता है कि ये कहीं ना कहीं शक्तिशाली शासक था। इसी के साथ इस नरसिंहगुप्त ने हूण, जो कि मध्य एशिया के थे हूण, इन हूणों ने इस नरसिंहगुप्त के समय भी आक्रमण किया था। आक्रमण करने के बाद में इस नरसिंह सेना ने इन हूणों को पराजित कर दिया था। इसी के साथ इन हूणों इसके साथ नरसिंहगुप्त के बाद में जो गुप्त वंश का शासक बनता है वो भानुगुप्त है। भानुगुप्त के बारे में हमको जानकारी जो कि 510 ईस्वी के लगभग के एक अभिलेख है जिसका नाम है एरण अभिलेख। इस एरण अभिलेख में हमको भानुगुप्त के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। इस भानुगुप्त के समय भी जो हूण है, इन हूणों ने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। भानुगुप्त के समय भी मध्य एशिया के हूण थे, इन हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसके कारण जब आक्रमण किया तो इस भानुगुप्त ने अपना सेनापति जिसका नाम था गोपराज, इस गोपराज को युद्ध में भेजा। हूणों ने आक्रमण किया, फिर गुप्त वंश का शासक भानुगुप्त ने अपने सेनापति गोपराज को युद्ध में भेजा। गोपराज को इन हूणों ने मार दिया, या कहें कि युद्ध में बंदी बनाकर हूणों ने गोपराज को मार दिया। जिस मारने के बाद इस गोपराज की पत्नी, या कहें कि भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की पत्नी, जो कि चिता में जल जाती है, चिता में जलकर अपने प्राण त्याग देती है। ये जो कि एक तरीके से सती प्रथा कहलाती है, या कहें कि यहीं से जो कि सती प्रथा का ये प्रथम हमको साक्ष्य देखने को मिलता है। जो ये अभिलेख है, या जो ये एरण अभिलेख है, इस एरण अभिलेख में जो ये सती प्रथा का हमको प्रथम उदाहरण देखने को मिलता है। इसी के साथ इनके बाद में जो भानुगुप्त के बाद में जो अगला शासक बनता है वह वैन्यगुप्त शासक बनता है। वैन्यगुप्त के बाद में जो कुमारगुप्त द्वितीय शासक बनता है, कुमारगुप्त द्वितीय के बाद में विष्णुगुप्त शासक बनता है। ये शासक
ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, या कहें कि धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन होने की कगार पर ये जाता रहता है। इसके साथ ये विष्णुगुप्त जो कि गुप्त वंश का अंतिम शासक होता है। जो हमने देखा ये सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप इसको नोट्स के रूप में देख सकते हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद।